हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार के चैप्टर शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने शक्ति के अर्थ, उसकी विभिन्न परिभाषाएं जो विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई हैं, उनका मतलब देखा। फिर हमने देखा कि शक्ति का किस प्रकार से बल, प्रभाव और सत्ता से समानताएं और असमानताएं हैं। उसके बाद हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि शक्ति के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। आज हम देखेंगे कि शक्ति के प्रकार क्या क्या हैं। शक्ति के विभिन्न प्रकार होते हैं। शक्ति के प्रकार के संबंध में विद्वानों द्वारा भी अलग अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। गोल्डहेमर व एडवर्ड शील्स के द्वारा ये कहा गया कि एक व्यक्ति की शक्ति उतनी ही कही जा सकती है जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सके। जितना वह दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करेगा वह उतना ही शक्तिशाली होगा। ये इन्होंने गोल्डहेमर व एडवर्ड शील्स ने कहा। व्यवहार में परिवर्तन की इस धारणा के अनुसार शक्ति 3 प्रकार की होती है: बल, प्रभुत्व और चातुर्य यानी मैनिपुलेशन। शक्तिवान व्यक्ति बल का प्रयोग करता हुआ उस समय कहा जा सकता है जिस समय वह अधीनस्थ व्यक्तियों के व्यवहार को भौतिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करता है। जब शक्तिवान व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट कर दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है तो वह प्रभुत्व कहलाएगा। प्रभुत्व आदेश या आग्रह के रूप में हो सकता है। और चातुर्य दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का वह तरीका है जिसमें प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया जाता कि शक्तिवान व्यक्ति आखिर उनसे क्या चाहता है। इस अंतिम प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों और प्रतीकों का प्रयोग करते हुए प्रचार की प्रणाली को अपनाया जाता है। तो गोल्डहेमर एडवर्ड शील्स ने क्या कहा कि एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को किस हद तक प्रभावित करेगा वह उतना शक्तिशाली माना जाएगा। तो व्यवहार में परिवर्तन कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से। पहला, जब वह बल का प्रयोग करे। बहुत सिंपल सा है। अगर आप किसी पर भौतिक बल, भौतिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, बल के द्वारा उनसे कोई चीज़ मनवा रहे हो, तो फिर वह व्यक्ति शक्तिशाली माना जाएगा। दूसरा, प्रभुत्व। प्रभुत्व मैंने कल लेक्चर में समझाया था कि प्रभुत्व मतलब कि जिस व्यक्ति को बल का प्रयोग ना करना पड़े, वो उसका व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोग उससे प्रभावित हों, तो कहा जाता है लोगों पर उसका प्रभुत्व है। तो वो अपना कोई आदेश देकर या कोई अपनी इच्छा प्रकट करके कि भाई मैं ये चाहता हूँ, तो लोग उसकी बात अपने आप माने क्योंकि उसका लोगों पर प्रभुत्व है, लोगों पर वह प्रभावशाली है। तो अपने आदेश देकर या फिर अपनी इच्छा को प्रकट करके फिर दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है, लोग उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो भी वह शक्तिशाली कहलाएगा। तीसरा, चातुर्य यानी मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करना, कि अगले को ये ना बताना कि तुमसे हम चाहते क्या हैं, बस उनको छोटी छोटी चीज़ें बताना, लेकिन एम ना बताना कि आखिरी एम क्या है भाई, आपसे हम स्पष्ट रूप से नहीं बताना। ठीक है, जैसे हम कोई बिल लेके आते हैं तो जैसे सरकार को ये फील होता है कि इस बिल से अगर हमने स्पष्ट रूप से बता दिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ ये कि स्पष्ट रूप से बता दिया तो हो सकता है आंदोलन खड़ा हो जाए, तो वो उसको मैनिपुलेट करके लोगों के सामने पेश करेंगे कि सिर्फ जैसे उन्होंने बिल में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो वो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाएंगे कि देखो आपके लिए इस बिल में ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और नेगेटिव पॉइंट्स को छुपा जाएंगे। तो इस प्रकार वो लोगों को प्रभावित करेंगे, तो वो शक्ति का प्रयोग करेंगे, तो उसको चातुर्य कहा जाएगा, यानी मैनिपुलेशन करना। तो इन्होंने कहा ये 3 तरीक़ों से व्यक्ति है शक्तिशाली कहा जाता है। मैक्स वेबर की बात करें, केवल औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन करता है और उसे वह सत्ता कहता है। सत्ता क्या होती है? औचित्य। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि शक्तिशाली तो हो सकता है व्यक्ति, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण कर रहा है, तो उसके पास शक्ति तो है, यहाँ पर वो जीत गया, तो इसका मतलब वो इस राज्य के राजा से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं है फिलहाल, तो ये सत्ता में नहीं है। औचित्यपूर्ण मतलब इसकी शक्ति को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। जब लोग इस राजा की शक्ति को एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको कानूनी रूप दे दिया जाएगा, लोग मान लेंगे कि भाई अब से ये हमारा राजा है, औचित्य है इनकी शक्ति का, तो वो सत्ता में तब्दील हो जाएगा। तो यानी सत्ता क्या होती है? जब व्यक्ति के पास शक्ति हो लेकिन वो औचित्यपूर्ण हो, तो उसको सत्ता। तो मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति की बात की है, जिससे व्यक्तियों अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाता है या अधिकार पूर्वक माना जाता है, उसे औचित्यपूर्ण सत्ता कहते हैं। जो शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं है उसे वेबर दमन का नाम देते हैं। ऑफकोर्स अगर इस राजा ने यहाँ पर पहले अपना शासन स्थापित किया तो क्या दमन का सहारा लिया, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो पुराने राजा की सत्ता के अभ्यस्त थे,
वो इस नए राजा को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो उसने दमन का सहारा लेकर अपनी यहाँ पर सत्ता स्थापित की। तो जब तक इसकी शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं थी, ये शक्ति का प्रयोग तो यहाँ कर रहा था इस राजा को जीतने के लिए, लेकिन यहाँ औचित्यपूर्ण नहीं थी, तो तब तक वो क्या बोलेंगे उस लैंग्वेज को कि वो दमन का प्रयोग कर रहा है। यही वेबर ने कहा। वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 प्रमुख रूप बतलाए हैं: कानूनी, परंपरागत और करिश्मावादी। इन्होंने कहा कि सत्ता के 3 रूप होते हैं। पहला कानूनी, दूसरा परंपरागत, तीसरा करिश्मावादी। अब पहला देखते हैं। जब अधीनस्थ लोग शक्तिवान व्यक्तियों द्वारा निर्मित कानूनों, निर्देशों व डिक्रीज की वैधानिकता में विश्वास करते हैं, तो ये औचित्यपूर्ण शक्ति वैधानिक कहलाती है। कानूनी या वैधानिक शक्ति का मतलब क्या है? जो कानूनों में लिख दिया, लोग उसमें विश्वास करते हैं। उस कानूनी, जैसे कानून में लिख दिया कि भाई ये पीएम होगा, इसका मंत्रिमंडल पर ये अधिकार होगा, जनता पर ये अधिकार होगा, तो ये सब क्या है? कानूनों में लिखा हुआ है, तो ये कानूनी सत्ता है। जब शक्तिवान द्वारा प्रसारित आदेशों को परंपरा के आधार पर पवित्र माना जाए अथवा परंपरा के कारण ही वह शक्ति का प्रयोग करे, तो इसे शक्ति का परंपरागत रूप कहा जाएगा। यानी विभिन्न परंपराओं में कोई चीज़ चल रही है, उसका यूज़ करके वह अपनी शक्ति का प्रयोग करे, तो परंपरागत शक्ति। तीसरा, जब औचित्य की मान्यता का आधार शक्तिवान व्यक्ति के गुणों के प्रति भक्ति होती है, तो वह करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है। यहाँ करिश्मावादी का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं कि नेहरू, इंदिरा गांधी, इनका करिश्माई व्यक्तित्व था, तो यही इनका मतलब है कि जो इनकी पर्सनैलिटीज़ थी वो ऐसी थी कि वो लोगों को प्रभावित कर लेती थी। लोगों के उनकी पर्सनैलिटी से इतना प्रभाव पड़ता था कि वो उनकी बात वैसे ही मान लेते थे, तो इस कारण उनको शक्तियाँ भी प्राप्त थी। तो ये ऐसी चीज़ को क्या कहा जाता है? ऐसी शक्ति को करिश्मावादी। कि लोग हैं वो उनके व्यक्तित्व के गुणों के प्रति अपनी भक्ति दिखाएं, तो वो है करिश्मावादी। करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति के अंतर्गत जो अनुयायी हैं, उनको अपने नेताओं की विशेषताएं प्राय अद्वितीय प्रतीत होती हैं और उनके सम्मुख वह पूर्ण समर्पण कर देते हैं। जैसे पंडित नेहरू को अपने अधिकांश वर्षों में, श्रीमती गांधी को भारतीय जनता पर करिश्मावादी शक्ति प्राप्त थी। अब देखते हैं नेक्स्ट थिंकर बायरस्टेड। बायरस्टेड ने क्या कहा? इन्होंने शक्ति के अनेक आधारों पर कई प्रकार बताए हैं। उन्होंने कहा, पहला, दृश्यता के आधार पर शक्ति अदृश्य या प्रकट हो सकती है। शक्ति के अदृश्य रूप को प्रच्छन्न शक्ति कहा जाएगा और उसका प्रकट रूप अभिव्यक्त होने पर उसे सत्ता, बल आदि कहा जाएगा। लोग छुपकर शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं या शक्ति सामने आ सकती है, तो ये शक्ति अगर सामने आ गई तो सत्ता है या बल है। दूसरा, इन्होंने कहा कि दमन की दृष्टि से शक्ति दमनात्मक या अदमनात्मक हो सकती है। फिर तीसरा, इन्होंने कहा कि औपचारिकता की दृष्टि से वह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकती है। चौथा, इन्होंने कहा कि शक्ति प्रयोग की दृष्टि से यदि शक्ति का प्रयोग स्वयं धारक द्वारा किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष, और यदि अधीनस्थों द्वारा प्रयुक्त हो तो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाएगा। खुद अगर जो सत्ता में है वो शक्ति का प्रयोग करे तो प्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट में करे तो अप्रत्यक्ष है। और इन्होंने कहा कि शक्ति प्रवाह या दिशा की दृष्टि से एक पक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकती है। दूसरा, केंद्रीकरण की दृष्टि से वह केंद्रित, विकेंद्रित या अथवा विस्तृत हो सकती है। केंद्रीकृत में केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है। विकेंद्रीकृत होने पर शक्तियाँ अनेक अधीनस्थ निकायों को स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त आधारों पर प्रदान की जाती हैं। विस्तृत शक्ति का स्वरूप बिखरा हुआ, अस्पष्ट और प्रसुप्त होता है, जैसे कि जनशक्ति। मतलब जो ज़्यादा बड़ी शक्ति है, एक तो हो सकती है शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित हो या व्यक्तियों के समूह में केंद्रित हो, या हो सकती है वो सारे जनता में। तो जितनी विस्तृत होगी उतना बिखरा हुआ उसका स्वरूप होगा। जैसे हम कहते हैं जनता की शक्ति, जनमत की शक्ति, तो क्या है? शक्ति वहाँ पर बिखरी हुई है और अस्पष्ट है। तीसरा, क्षेत्रीयता के आधार पर वह अंतर्राष्ट्रीय या भूखंड विशेष से संबंधित हो सकती है। हो सकती है शक्ति का प्रयोग आंतरिक रूप में किया जाए किसी सत्ता द्वारा, या फिर बाहरी जगत के लिए किया जाए। फिर अगला, शक्ति की मात्रा व प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न राज्यों को महान, मध्यम व निम्न शक्तियाँ कहा जा सकता है। कि जैसे कोई ज़्यादा पावरफुल कंट्री है तो उसको हम कहेंगे कि ये ज़्यादा पावरफुल है, कोई मीडियम पावरफुल है, या कोई निम्न शक्तिशाली देश है। जैसे हम कभी कभार कहते हैं कि अमेरिका है, वो अमेरिका और रशिया, जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार, तो उसके दौरान 2 ही सुपर पावर्स थी,
सुपर पावर्स, यानी सबसे ज़्यादा पावर्स किसके पास थी? रशिया एंड अमेरिका। तो उस टाइम क्या कहा जाता था? इनको सबसे ज़्यादा पावरफुल कहा जाता था। फिर मीडियम पावरफुल किसको कहा जाता था? जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको कहा जाता था। और जो निम्न स्तर की पावर किसके पास थी? जो कॉलोनीज़ थी, मतलब जो इन राज्यों के अधीन थी, यूरोपियन कंट्रीज़ के अधीन, या फिर जो नव उदित देश थे, जैसे भारत था, अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, चाइना था, तो ये सब नए नए देश स्वतंत्र हो रहे थे उस टाइम, तो इनको सबसे निम्न शक्ति कहा जाता था। तो ऐसे क्या है कि ये शक्तिशाली के अकॉर्डिंग निम्न, मध्यम और महान शक्तिशाली का रूप दिया जा सकता है। तो इस प्रकार शक्ति के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। तो ये हमने देखा कि शक्ति के विभिन्न प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। अब देखेंगे शक्ति का प्रयोग व उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार के शास्त्रों या साधनों के आधार पर किया जाता है, जैसे पुरस्कार, दंड, आर्थिक लाभ देना या रोकना आदि। शास्त्रों यानी सैंक्शंस का मतलब क्या है? जैसे एक कंट्री है दूसरे कंट्री को पनिश करना चाहता है, अपनी शक्ति का यूज़ करना चाहता है, या फिर इंटरनेशनल संगठन है वो एक देश को पनिश करना चाहता है, तो उस पर सैंक्शंस लगा देंगे। वो सैंक्शंस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि इसका मतलब क्या होगा कि मान लो इस कंट्री को पनिश करना है, तो वे कह देंगे कि इस देश के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, या इस मान लो ये देश है, ये कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है, खूब सारा कच्चा तेल होता है, ये दूसरे देशों को यहाँ पर भेजता है, तो इस देश को मुनाफा होता है कच्चे तेल को बेचने से, तो इस पर सैंक्शंस लगा देंगे इसको पनिश करने के लिए कि भाई इस देश से कच्चा तेल कोई नहीं खरीदेगा। तो अब क्या होगा? ये जो अपना कच्चा तेल दूसरे देशों को बेचता था वो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि इस पर सैंक्शंस लगा दिए गए, तो इसका कच्चा तेल वेस्ट होगा, पड़ा रहेगा, इसको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये होता है सैंक्शंस। क्योंकि जनरली इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। जनरली न्यूज़पेपर्स वगैरह में आता रहता है कि सैंक्शंस का मतलब क्या है। एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पर इकोनॉमिक सेक्शंस लगा दिए, या फिर UN जो ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने उस कंट्री पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। जैसे जब ईरान का परमाणु बम का पता चला था कि परमाणु बम का निर्माण कर रहा है, जब US ने ऐसा कहा था, वो हम डिटेल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखेंगे 3rd ईयर में। तो तब क्या हुआ था? अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक सेक्शंस लगा दिए थे कि इस देश से कोई व्यापार नहीं करेगा। इराक पर भी लगाए गए थे एक बार। तो जनरली क्या होता है, अपनी शक्ति का प्रयोग लोग सैंक्शंस लगाकर, मतलब कि उस देश को प्रतिबंधित करके, उसको दंड देकर या फिर पुरस्कार देकर। तो शक्ति का प्रयोग पुरस्कार देकर भी हो सकता है कि कोई आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको पुरस्कार दिया जाएगा, तो फिर आप उस देश के लिए और अच्छा काम करोगे। तो इन साधनों की मात्रा व प्रकार देश, काल तथा संस्कृति विशेष के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। शक्ति का प्रयोग करते हुए पिटाई, जेल, जुर्माना, अपदस्थीकरण या अपमान, इनमें से किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार संस्था पर शक्ति का प्रयोग करते हुए धमकी या प्रलोभन में से किसी भी को भी चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ की कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए या तो कांग्रेस सदस्यों या उसके अनुयायियों को पद का प्रलोभन देता है, अथवा विशेष सम्मेलन बुलाने या मतदाताओं से सीधे अपील करने की बात करता है, या विधेयक विशेष पर निषेधाधिकार के प्रयोग की धमकी देता है। इनमें से एक साधन के असफल होने पर दूसरे साधन को अपनाया जा सकता है। सामान्यतः शक्ति प्रयोग में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कभी कभी इसमें असफल भी होना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी देश पर सैंक्शंस लगा रहे हो तो वो देश आपसे प्रताड़ित होगा ही, या आप किसी को शक्ति का प्रयोग कर रहे हो तो आपकी शक्ति है वो हमेशा सफल होगी। कई बार असफल भी होना पड़ता है। किंतु शक्ति प्रयोग स्वच्छंद नहीं होता और उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध और सीमाएँ आदि होती हैं। अब प्रयोग तो देख लिया हमने कि किस किस मेथड्स द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। किसी को पुरस्कार देकर, लाभ देकर, या फिर किसी को अपदस्थ कर कर, अपमान कर कर, या फिर किसी पर सैंक्शंस लगाकर, दंड देकर, पिटाई, जेल, जुर्माना, मतलब इस तरह से हम शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शक्ति का प्रयोग कभी भी मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। अगर कोई सत्ता में व्यक्ति है, वो शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से कर रहा है, तो फिर जनता उसे अपदस्थ कर देती है, या फिर वहाँ पर आंदोलन होने की संभावना बढ़ती है, शांति होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए शक्ति के प्रयोग पर सीमाएं ज़रूरी होती हैं। जैसे इतिहास और परंपराएं। अब कोई व्यक्ति है वो परंपराओं के बिल्कुल अपोजिट चलने लग जाए तो हो सकता है जनता उसे स्वीकार ना करे, क्योंकि परंपराओं को धीरे धीरे बदलना पड़ता है। जैसे हमारे देश में एक कुप्रथा चलती थी, सती प्रथा।
ये परंपरा चल रही थी, लेकिन ये गलत परंपरा थी, फिर भी लोगों ने इसको जल्दी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे कई बार इसके खिलाफ विद्रोह किया गया, विरोध हुए, आंदोलन हुए, फिर धीरे धीरे इसको कानूनी रूप देकर समाप्त किया गया। फिर भी ये कई जगह भारत में प्रयोग में होती आती रही। तो इस प्रकार क्या होता है कि चाहे कुप्रथा हो चाहे अच्छी प्रथा हो, वो लंबा टाइम तक चलने वाली प्रथा को आप अचानक से ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसलिए इतिहास परंपराओं का ध्यान रखना पड़ता है। शक्ति का प्रयोग करते टाइम सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके अपनाने पड़ते हैं। राजनीतिक विकास का प्रभाव, धर्म, नैतिकता व समूह का दबाव आदि ये सब चीज़ें सीमाएं लगाती हैं। शक्ति की सीमाएं प्रयोगकर्ता के लक्ष्य व उद्देश्यों, उसकी क्षमता, पारस्परिक संबंधों, प्रतियोगिता, कार्य पद्धतियों और वातावरण संबंधी कारणों आदि से भी उत्पन्न होती हैं। अब हम देखेंगे कि भाई राजनीतिक विज्ञान में शक्ति का दृष्टिकोण क्या है। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य यह जानना होता है कि शक्ति किसके हाथ में है और उसका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है। इसी कारण वर्तमान समय के राजनीतिक विचारक राज्य के विचार को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा शक्ति की धारणा व्यक्त करने में अधिक रुचि ले रहे हैं। वस्तुतः शक्ति राजनीतिक अनुसंधान का हृदय है और इसका स्पष्ट लाभ यह है कि इसके द्वारा दूसरों को प्रभावित करने वाली क्रिया को समझा जा सकता है। लेकिन कुछ समय पूर्व तक शक्ति के विचार को राजनीतिक अध्ययन में ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं था। प्राचीन काल में शक्ति की धारणा को असीमित या निरंकुश शक्ति से संबंध समझा जाता था। इस कारण उसके प्रति संदेह होना नितांत स्वाभाविक था। वर्तमान समय में शक्ति की धारणा ने पर्याप्त महत्व और लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। अब जॉर्ज कैटलिन और हेराल्ड डी लासवेल ने इस धारणा में जो विचार हैं वो व्यक्त किए हैं। लासवेल वर्तमान युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली शक्ति शोधकर्ता है। देखते हैं कैटलिन के क्या विचार हैं, संक्षेप में समझेंगे। राजनीतिक शास्त्र में जॉर्ज कैटलिन वह प्रथम व्यक्ति था जिसने शक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर व्यवस्थित सिद्धांत अर्थात संकल्पात्मक संरचना का विकास किया। जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व इन्होंने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना है। कैटलिन ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा होती है और यही इच्छा उसके समस्त कार्यों का आधार है। अपनी इच्छा लागू करने के लिए अन्य लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है और व्यक्ति जब इस दिशा में चेष्टा करता है तभी शक्ति या संघर्ष के तत्व का उदय हो जाता है। सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। तो अब अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए कई बार उसको दूसरे की इच्छाओं को दबाना या नियंत्रित करना ज़रूरी हो जाता है अपनी इच्छाएं, अपनी बात मनवाने के लिए। और ये जो इच्छा होती है उसकी अपनी कामनाओं को पूरा करने की, यही उसके सारे कार्यों का आधार होती है। कोई भी काम व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि उसकी इच्छा होती है कि भाई मैं ऐसा करूं, तो वो अपने सारे कार्य अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करता है, अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए करता है। तो इस चक्कर में फिर क्या है, वो दूसरे की इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहता है। तो इस दिशा में जब काम करता है तब शक्ति के तत्व का उदय होता है। अब आप अपनी इच्छा मनवाने के लिए कई बार सिंपल सा एग्जांपल देखें कि बच्चे अपने पेरेंट्स से कोई बात मनवाने के लिए, उनकी बच्चों की कोई इच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स उस जैसे थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं वो उसको बाहर नहीं भेजना चाहते, तो अब ये बच्चा क्या करेगा, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए इसको बाहर जाके पढ़ना ये इसकी इच्छा है, तो ये अपने पेरेंट्स की इच्छा को नियंत्रित करेगा। क्योंकि पेरेंट्स की इच्छा क्या है कि वो चाहते हैं वो घर में रहकर पढ़े, तो क्या करेगा, कुछ ऐसे साधन अपनाएगा, साम दाम दंड भेद, या पापा को मम्मी को समझाना हो गया, या फिर उनको लुभाना हो गया, या उनको एग्जांपल्स देने हो गए कि बाहर जाने से कितना बेनिफिट होता है, या उनसे रूठना हो गया। तो ये जो विभिन्न चीज़ें वो अपनाएगा अपने पेरेंट्स की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए और खुद की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए, यही क्या है, शक्ति है। शक्ति को ज़रूरी थोड़ी है हमेशा बल प्रयोग, मैंने अभी भी समझाया था कि शक्ति ना तो बल प्रयोग है, ना पूरी तरह सत्ता है, ना पूरी तरह प्रभुत्व है, इन सबसे व्यापक है। शक्ति में सारे तत्व शामिल होते हैं। हो सकता है पेरेंट्स अपनी इच्छा इस पर थोपने के लिए बल प्रयोग करें तो वो भी शक्ति है, और वो हो सकता है बच्चे को साम दाम कुछ पैसे देकर समझाएं कि बेटा ले ये रख ले, इससे कुछ चीज़ें ले आ, तो क्या पता उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। तो ये बहुत छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ यहाँ, ताकि आप शक्ति के कॉन्सेप्ट को बहुत बेसिक लेवल पर जाकर समझ सकें। ये कोई पहाड़, या जनरली बच्चों को शक्ति चैप्टर थोड़ा टफ लगता है कि क्या सत्ता, इन्फ्लुएंस, बल, क्या इन सब का क्या डिफरेंस है, क्या, तो वो बहुत डिटेल में समझाया गया है। लेकिन फिर भी एक बेसिक सा एग्जांपल जैसे मैंने अभी दिया कि एक बच्चा अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए अपने पेरेंट्स की इच्छा को नियंत्रित करेगा, तो वो कुछ भी साधनों को अपना सकता है। उनको जैसे गुमराह करने की कोशिश, उनको झूठ बोलने की कोशिश करेगा कि बाहर जाके अच्छा होता है, ऐसा होता है। तो ये भी शक्ति का ही प्रकार है एक तरह से। जैसे मैंने बताया था शक्ति में चातुर्य, मैनिपुलेशन भी आता है।
हो सकता है वो रूठ जाए, तो उनसे इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करे या उनको प्रलोभन दे। ऐसे ही पेरेंट्स अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उस बच्चे की इच्छा को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी विभिन्न तरीके अपना सकते हैं, बच्चे को कुछ पैसे देकर या फिर उसको कुछ उलझा कर बातों में या उस पर बल प्रयोग करके। तो ये सब क्या है, शक्ति का ही रूप है। तो यही कैटलिन ने कहा। शक्ति का अध्ययन पूर्ण रूप से ये स्पष्ट नहीं करता कि सरकार समाज को किस प्रकार नियंत्रित करती है अथवा व्यवस्था की स्थापना कैसे करती है, वरन इसके द्वारा इस व्यापक समस्या पर विचार किया जाता है कि एक व्यक्ति या समूह दूसरे की इच्छाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है। कैटलिन का विचार है कि इच्छाओं के संघर्ष को राजनीतिक विज्ञान का आधार बनाया जाए तो राजनीतिक विज्ञान की शेष विषय वस्तु स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगी। तो ये जो सिंपल से एग्जाम्पल से हमने समझा कि कैटलिन ने शक्ति के बारे में क्या कहा, और ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने शक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर सिद्धांत अपने दिए थे। लासवेल की बात करें, हेराल्ड लासवेल, इन्होंने क्या कहा शक्ति के बारे में। शक्ति की अवधारणा का सबसे विस्तृत विश्लेषण हमें लासवेल और कैपलान की रचनाओं में मिलता है। यद्यपि लासवेल और कैपलान दोनों ही विचारक शक्ति पर जोर देने के संबंध में एकमत हैं, लेकिन लासवेल ने राजनीति के अध्ययन को कैटलिन की अपेक्षा कुछ व्यापक दृष्टि से देखा है, इसलिए उसके निष्कर्ष भी विभिन्न प्रकार के हैं। लासवेल का विचार है कि राजनीतिक विज्ञान मूल रूप से एक शक्ति प्रक्रिया नहीं है, वरन ये समाज के मूल्यों की स्थिति व बनावट में परिवर्तन का अध्ययन है। अतः राजनीतिक विज्ञान में शक्ति व मूल्य दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इन दोनों की परस्पर निर्भरता को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ में स्पष्ट किया है कि उच्च राजनीतिक वर्ग के पास जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या होता है। यह पुस्तक मुख्य रूप से उन साधनों का वर्णन करती है जिसके माध्यम से उच्च वर्ग के लोग शक्ति के पद पर पहुंचते हैं और कायम रहते हैं तथा अपनी सुरक्षा, आय और आदर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि हम राजनीतिक विचार को बदलते हुए मूल्यों के रूप का अध्ययन माने तो लासवेल की यह पुस्तक संपूर्ण प्रक्रिया के केवल एक छोटे भाग मात्र को अभिव्यक्त करने वाली समझी जाएगी। अनेक विचारकों ने लासवेल की धारणा को एक संकीर्ण विचारधारा माना है, क्योंकि इनके आधार पर लासवेल ने राजनीतिक विज्ञान की संपूर्ण विषय वस्तु को शक्ति के लिए संघर्ष मान लिया है। इसके बाद लासवेल की एक अन्य पुस्तक शक्ति और समाज प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने मूल्यों के वितरण को भी राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित कर लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लासवेल की पुस्तक कौन कौन सी है, क्योंकि शक्ति का चैप्टर में इनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो एक तो थी इनकी हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। एक है शक्ति और समाज, पावर एंड सोसाइटी। तो इन्होंने अपनी शक्ति के बारे में इन बुक्स में अपने विचार दिए हैं। तो यहीं पर आपका शक्ति जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।